हम शुरुआत करते हैं और जानना चाहेंगे कि फिर से टमाटर की खेती पूर्ण चौधरी जी ले रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले साल लाभ का सौदा रहा होगा, तभी इस साल एरिया भी इन्होंने ज़्यादा चुना है। क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है टेक्निकल रूप से, अगर किसानों को जानकारी दिया जाए? देखिए, सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है, यह होता है कि हम जो उसका पौध होता है वह स्वस्थ है, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, कैसे हम स्वस्थ पौधे, रोग रहित पौधे पैदा कर ले जाएं। इसके लिए देख रहे होंगे बगल हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इधर आप दिखाएं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको एक तरीके पॉली हाउस का, मिनी पॉली हाउस का हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनवाए थे आपके खेत में ही। तो इसमें ये होता है कि जो बारिश का पानी होता है वो डायरेक्टली पेड़ पौधों पे, मतलब वहाँ हमारी क्यारी में नहीं आ पाता है, और जो जितनी जरूरत उष्मा की होती है या फिर गर्मी की होती है, वह अंदर पूरी गर्मी आती है और कीटों से भी इसकी रक्षा हो जाती है। तो सबसे पहला टास्क हमारा होता है कि हमारा स्वस्थ पौधे उगाएं बरसात के सीजन में, क्योंकि ये हमारा अगस्त में इसकी जो है सीडलिंग की नर्सरी डाली गई थी। दूसरा होता है खेत की तैयारी। नहीं, एक चीज और, चूंकि स्वस्थ पौधे की बात आपने की जी, हम प्रजाति का चयन कैसे करें, कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये प्रजाति जो है अच्छा उत्पादन देने वाली है, कीट बीमारी रोधी है, कैसे चुनाव किया जाता है? देखिए, प्रजाति, चूंकि अगर हम बात करें तो किसान सभी प्रजातियों का, एक ही किसान सभी प्रजातियों का ट्रायल नहीं कर सकता है। अपने यहाँ अभी विगत 4-5 वर्षों से लोग किसान कर रहे हैं। जो प्रजाति है सिंजेंटा की साहू है। साहू ऐसी प्रजाति है जो आप देखेंगे इसका जो स्किन होता है, मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है, छिलका होता है, वो कड़ा, हाँ वो कड़ा होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से अच्छा होता है, और ये जो है दूर तक आप भेजेंगे तो फूटेगा नहीं, यदि फटने वाली जी, इसका जो सेल्फ लाइफ होगा तो वो काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ अधिक उत्पादन का होता है। और ये इस प्रजाति की जो प्रकृति होती है, टमाटर में 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक होता है हमारा असीमित बढ़वार, एक सीमित बढ़वार, एक होता है जो होता है सेमी डिटर्मिनेट, यानी अर्ध असीमित होता है। तो जो सीमित बढ़वार का है, एक सीमित है कि आपका कुछ ही बड़ा होगा, उसके बाद वो पौधा अंत में सूख जाएगा, मतलब अपना फलत देके सूख जाएगा। असीमित बढ़वार वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जी, जैसा कि हमने बादा वाला मॉडल देखा था। जी जी, ये भी मतलब उसी मॉडल का थोड़ा सा फिर छोटा है, तो उसका 15 फीट तक, 12 से 15 फीट तक उसकी हम हाइट ले सकते हैं। और जो अर्ध सीमित है, जिसको सेमी डिटर्मिनेट कहते हैं, वो ये होता है कि मतलब ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा, लेकिन हाँ 6 से 8 फीट तक, 6-7 फीट तक आसानी से पहुंच जाता है। तो यह है अर्ध सीमित बढ़वार वाली। इसमें यह है कि कम ही हाइट पे लगभग इसकी कैपेसिटी जो होती है साहू की 15 किलो से 20 किलो तक प्रति पौधे इसके उत्पादन की कैपेसिटी होती है। पूरा जो लाइफ टाइम हाँ, तो जो अपने यहाँ इस क्षेत्र में साहू प्रजाति कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी है। आपका अगर हम गृहवाटिका के लिए कहें, वहाँ भी बहुत बेस्ट है। तो इसीलिए इसमें फिर इसका चुनाव ऑलरेडी हमारे यहाँ के फार्मर कर चुके हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं आ रही है, रोगों की भी समस्या थोड़ी कम ही आती है। तो पौधा बहुत अच्छा चल रहा है अपने इसमें। अच्छा, तो एक तो आपने प्रजाति के बारे में, चयन के बारे में बता दिया। अब खेत की तैयारी, मल्चिंग और इसमें जो छेद दिख रहे हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कितना खाद उर्वरक का प्रयोग किया गया? जैसे हम भूमि की जब तैयारी करवाते हैं तो इसके पहले इसमें हम नेनुआ था, नेनुआ कुछ सरपुतिया कुछ भाग था। तो ये लास्ट 15 अगस्त के आस-पास इसकी एक बार हैरो से इसका पलटाई हो गया। उसके बाद हमारा खेत की तैयारी इधर होने लगा, मतलब सिंचाई के बाद फिर से जो रोटावेटर हुआ, तो इसमें हम 50 किलोग्राम पोटास और 45 किलोग्राम आपका ये 20-20-0-13 का एनपीके जो है, 20-20 नाइट्रोजन फास्फोरस और 13% सल्फर होता है। कितने एरिया में? ये लगभग हमारा है 2.5 बीघा का। जी जी, हाँ, एक एकड़ से थोड़ा सा कम है। जी जी, तो इतना ये पड़ा हो। साथ में जो कि कुछ भाग इसमें हमारा मक्के का था, उधर उसका ज्वार का था, तो उस वजह से इसमें तो हमें इंसेक्टिसाइड के रूप में रीजेंट नीचे जमीन में डलवाना पड़ा, क्योंकि दीमक दिख रहे थे। जी। तो ये हमारा हो गया खेत की तैयारी के समय इसमें पोफड़। अब इसका अगर हम ये बेड पे चूंकि लगना है, बेड पे लगाने के ऊपर हमें इसको मल्च करके पौधे का ट्रांसप्लांट करना है। सबसे पहले बेड कैसे बनाया गया? बेड बनाने के लिए जो हम लोगों के पास आता है, गन्ने के जो ट्रेंचिंग के लिए आता है बनाने के लिए, हाँ, तो उसी ट्रेंच यंत्र से ही इसको दूरी सेट करके अपना ये कर लिया गया है। तो ये मेढ़ बन जाने के बाद इसको पूरा रोल इस पे बिछाते जाते हैं, और बगल से देख रहे होंगे कहीं कहीं ये जहाँ मिट्टी बीच बीच में लगा दिया गया है, वो मिट्टी से दबा दिया जाता है, तो जिससे हवा आने पे उड़े ना।
जी, अगली प्रक्रिया हमारी होती है ये लग जाने के बाद इसको काटने की व्यवस्था। जी, जी। इसको काटने के लिए अभी अगर वो यंत्र यहाँ अगर होगा, यंत्र यहाँ पर है। चलिए तो हाँ बता दीजिए हाँ, आप। तो उस यंत्र में क्या होता है, एक सरिया में आपका जो टिफिन का ढक्कन होता है उसी आकार का, जी, जी। वो उसको गर्म कर लिया जाता है। उसको राड को पूरा से गर्म कर लिया, इसको पहले से इसको निशान लगा दिया गया है कितने दूर पे इसको छेद करना, उसको केवल टच करते ही वो पूरा उतना अच्छे से देखिए शानदार गोलाई में एक बार एक गर्म करेंगे तो कितना होल हो जाता है? 10-12 होल हो जाता है। 3-4 राड बनवा दिया गया था, तो उससे जो है एक ही बार में जो है पूरा लाइन हो जाया करता था। जी, जी। तो ये आपका छेद करने की प्रक्रिया हो गया, नहीं तो बाकी कई मल्चिंग कंपनियां आप कस्टमाइज करा सकते हैं कि हमें इतनी दूरी की छेद पे चाहिए, तो भी वो उपलब्ध करा देती हैं। दूरी पौध से पौध की दूरी क्या है? पौध की दूरी हम लोग 2 फीट रखते हैं। अच्छा, मैं देख हाँ, पा रहा हूँ कि पौध रोपने के पहले जो है कोई घोल डाला जा रहा है। घोल डालने जी का उद्देश्य क्या होता है और जी, इसका देखिए नमी से देखिए ये जो है कीचड़ या मड मेथड ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं इसे। यह मड मेथड है, इसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमारा ह्यूमिक एसिड है और 1 ही ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से साफ है, जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब दोनों दवाएं मिली होती हैं। वो जो एक फायदे किसी तरीके के फंगस से रोकता है, और ह्यूमिक एसिड के कई फायदे हैं। एक तो हमारा ये होता है कि जड़ों का विकास अच्छा करता है, पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाने देता है, और जो है पौधे का जो ओवरऑल ग्रोथ होता है वो बेहतरीन होता है। तो इनिशियल स्टेज में जो हमारा सीडलिंग न्यूट्रिशन पा जाता है ह्यूमिक एसिड, तो आपका ग्रोथ अच्छा रहता है। क्योंकि पिछली बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो वो बहुत ही शानदार उसका परिणाम रहा है। तो जिसमें जो मरने की समस्या होती है, डैम्पिंग ऑफ की जो समस्या होती है, कार्बेंडाजिम को जो इसको कीचड़ के रूप में पूरी पानी पा गया है, वहाँ पूरा कीचड़ कर दिया जा रहा है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना के बराबर चांस होता है कि कोई पौधा मरे। टमाटर के खेती के नज़रिए से देखा जाए तो मिट्टी कौन-सी मुफ़ीद होती है? मिट्टी अगर बलुई दोमट कहें, जैसे नॉर्मली अगर ये मिट्टी कहेंगे एकदम बलुई, हल्का सा बलुई दोमट कह सकते हैं, बाकी ये पूरी बलुई मिट्टी है, देख रहे हैं। जी, जी। हाँ, इसका जो आपका जो पानी आता है तो पानी इसमें रुकता नहीं है। हाँ। बारिश भी हो जाएगी तो भी पानी अपना ड्रेन आउट तुरंत नीचे चला जाएगा। जल भराव की स्थिति इस मिट्टी में नहीं अच्छा, आती है। पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूँ कि सभी तरह की खेती में मल्चिंग का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। किसान मल्चिंग करके ही पौधरोपण करते हैं, खेती कर रहे हैं, चाहे हम फल वाली सब्जियों की बात करें या फलदार पौधों की बात करें या सब्जियों की बात करें। तो ये जो मल्चिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, मल्चिंग लगाया जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या किसानों को मिलता है? जैसे देख रहे होंगे आप, मेड़ बन गया ये। जी। मेड़ के बीच में अब इसको देख रहे हैं, यहाँ करीब हमारा 1 फीट के आसपास का गड्ढा बीच में है। मतलब जितने में हमारा ये उर्वरक हम लोग मिलवाए हुए हैं, गोबर की खाद मिली है आपका इसमें 5 ट्राली, और इसके बाद फिर बाकी जो एनपीके और साथ ही साथ पोटास ये सब जो पड़ा हुआ। अभी क्या हो गया हमारे यहाँ, देखिए कैमरा पर्सन को चाहूंगे इसमें, ये जो है ना इस मेड़ के बीच में आ गया पूरा न्यूट्रिशन। जी। अब क्या होगा, 2 तरीके से मतलब न्यूट्रिशन का लॉस होता है। एक, सनलाइट पड़ता है, हवा में उड़ जाता है। दूसरा होता है पानी के साथ नीचे लीच कर जाना। अब ऊपर से इस पे पानी आना नहीं है, बगल से आएगा और नमी ही देगा, बहुत नीचे लीच करे, तो जो भी न्यूट्रिशन रहेगा इसी इतने में हमारा बना रहेगा, मेढ़ में ही बना रहेगा। जड़ अभी यहाँ रहेगा, थोड़े दिन बाद दूध फैलेगा, तो मतलब महीना 1.5 महीना पूरे मेढ़ का न्यूट्रिशन वो पौधा बारी बारी करके अपना लेता रहेगा। अगर ऐसे ओपन में रहेगा तो न्यूट्रिशन लॉस कर जाएगा और नीचे चला जाएगा, अपना जल के साथ नीचे चला जाएगा, या फिर आपका तेज धूप के साथ उड़ जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो न्यूट्रिशन का हमारे जो पोषक तत्व इसमें खेत में है, जो हम दिए हैं या बाद में देंगे, उसका भरपूर उपयोग होता है। लगभग 90% तक उपयोग कर लेता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये खरपतवार, किसी तरीके खरपतवार से हमारी पूरी रक्षा करता है। इसमें हमें निराई गुड़ाई के सबकी समस्या नहीं रह जाती, क्योंकि मिट्टी पोली है ये, आप देख रहे होंगे भुरभुरी है काफी, तो इसमें किसी तरीके का हार्डनेस नहीं आएगा, तो हमारा पौधा अच्छा चलेगा। और ये खरपतवार बिल्कुल ना के बराबर मोथा कुछ प्रजातियां ऊपर उगाती हैं, उसको हाथ से निकाल लिया जाता है। बाकी किसी भी तरीके की खरपतवार आप इस पर नहीं पाएंगे, बीच में पाएंगे, तो उसका अपना थोड़ा गुड़ाई करके या निराई करके निकल जाता है। तीसरा बड़ा फायदा हमारा यह है कि जब खरपतवार नहीं होंगे तो हमारे इंसेक्ट्स नहीं होंगे, हमारे कीट इसमें पौधों को नुकसान नहीं करेंगे। और साथ ही अगर मान लीजिए कीट आ भी गए, तो आप जानते हैं प्लास्टिक पे अगर धूप पड़ता है तो उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर इस पर पड़ गई कीट, गिर के गलती से अगर इस पर पड़ गया तो मर जाएगा। तो मतलब कि हमारा ये पूरा फील्ड होता है अधिकतर समय के लिए कीटों से फ्री रहता है। और
मल्चिंग के फिर ढका हुआ जो नीचे होता है, जो सफेद जड़ें होती हैं, उसका विकास बहुत बेहतरीन होता है। इसको मैं पहले बताना चाहिए था। वो तो इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पौधे का बहुत ही शानदार होता है। तो मल्चिंग के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि आप देखें अगर हम उसकी बात करें नमी को लेकर, नमी बचाने में कितना अहम योगदान नमी बिल्कुल नमी बचाने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। ये नमी के ऊपर से नहीं उड़ पाता है, तो नीचे वो बना रहता है। तो एक बार सिर्फ सिंचाई करेंगे तो लंबे समय तक जी नमी जी। और चूंकि सर्दी का फसल है, इधर हमारी सर्दियां आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, तो किसान भाइयों को आप जो टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं, अब चूंकि जो नई खेती करेंगे टमाटर की, चूंकि अभी अनुभव हम जानेंगे पूरन चौधरी जी से, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा आगे आप बता दें, जिससे किसान भाई सतर्क रहें कीट बीमारियों से। कौन सी कीट बीमारियां आती हैं और कैसे हम उनकी पहचान करें और नियंत्रण कैसे करें? देखिए, नॉर्मली जब हम व्यावसायिक खेती पे चलते हैं, तो हम एक चीज हर वीडियो में ये चर्चा करते हैं कि हमें आपको वो इंतजार नहीं करना है कीट लगेगा तो हम इसका दवा डालेंगे। कुछ चीजों के लिए हमें एकीकृत प्रबंधन की तरफ चलना है। तो उसका यह भी एक भाग है एकीकृत प्रबंधन का, कि हम मल्चिंग लगाए। मल्चिंग लगाए हैं तो इससे घास नहीं होगा, घास नहीं होगा तो कीट नहीं होंगे, कीट नहीं होंगे तो इसमें लगने वाले मोजेक रोग नहीं आएगा। तो ये हमारा एकीकृत प्रबंधन का एक पहला चरण है। इसी तरीके से इसका कुछ निश्चित इंटरवल पे इसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड डालते रहते हैं। इमिडा हो गया, इसके बाद स्टिटा हो गया, तमाम जो इंसेक्टिसाइड अलग अलग डोज। रासायनिक उर्वरकों की जगह अगर एकीकृत प्रबंधन में कुछ ऐसे चीजें उपयोग लाएं जिसमें कीड़े खुद फंसे और मरे, तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? देखिए, उसमें हम लोग लाइट ट्रैप कर सकते हैं या फिर फेरोमोन ट्रैप कर सकते हैं। अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग ट्रैप है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बशर्ते जब हम इस पे चल रहे हैं, आपका हम व्यावसायिक खेती पे चल रहे हैं, तो हम एकदम ऑर्गेनिक की तरफ नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ पूरा हम केमिकल युक्त भी नहीं रखेंगे। क्योंकि जब हम लोग इसका खेती करवाए थे लास्ट ईयर भी, उसमें जब फल तोड़ने के 1 महीना पहले से इसमें केमिकल देना बंद कर दिया गया था। इसका मतलब जो भी उत्पाद यहाँ का मार्केट में गया था, वो पूरी तरीके से केमिकल रेजिड्यू फ्री था। जी जी। 1 महीना, क्योंकि सबका वेटिंग पीरियड 5 से 7 दिन 8 दिन तक का ही होता है। जो आपका इमिडाक्लोप्रिड वगैरह का, जो इमिडाक्लोप्रिड आपका इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए भी परमिटेड है, बनाना वगैरह के लिए परमिटेड, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। लेकिन अगर जो भी आपका ऑर्गेनिक, अपने यहाँ ऑर्गेनिक की उपलब्धता कम है। अगर हम कीटों की बात करें तो कीटनाशक की बात करें, उपलब्धता कम है। लेकिन अभी हम जब रोगनाशक की बात करते हैं, तो इसमें भी हम लोग आगे अगला चरण जो होगा इसमें इसका बेवेरिया बेसियाना और फिर ट्राइकोडर्मा फिर से इसमें ड्रेंचिंग किया जाएगा। इसके बाद जब हमारे जैव उर्वरक हैं, ये आपका एजोटोबैक्टर भी इसमें डाला जाना है, साथ ही साथ फास्फेटिका भी पड़ेगा। अच्छा। तो जिससे हमारा और न्यूट्रिशन जो दिया जाना है, वो उसमें हम कटौती करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब व्यवहारिक बातों की तरफ हम चाहेंगे जाने के लिए, और हमारे साथ पूरन चौधरी जी हैं। पूरन चौधरी जी से जब मैंने पहली बात मुलाकात की थी, तो छोटा सा एरिया उन्होंने टमाटर के लिए ले रखा था, लेकिन इस बार एरिया बढ़ा हुआ है और बड़े उत्साह में है, देखने में पूरा परिवार लगा हुआ है। तो आप लगातार गन्ने की खेती करते रहे, पिछले साल आपके मूड में बदलाव आया, आपने टमाटर की खेती की। कैसा अनुभव रहा पहली बार टमाटर की खेती का? सर, जैसे भी पहली बार मैंने किया था, तो पहली बार में बहुत किसान डिमोलाइज हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई संभव नहीं हुआ। मैं जितना प्रयास किया उससे कहीं भी ज़्यादा मेरा फलदार, जो भी फल आया बहुत ही अच्छा आया। मार्केट में ले जाता था, सबसे अच्छा मेरा पहली बार उसकी शाइनिंग देखकर लोग ले लेते थे। जी। और किसी का भी माल रुक जाए, लेकिन मेरा माल कभी रुका नहीं। और मेरा उत्पादन, जो मैं सुना था कि सिजेंटा के साहू कंपनी मंगला भैया ने दिया था कि 15 से 20 किलो पर पेड़ टूटेगा, तो वो मैं 15 से 20 क्या कहूँ, 20 से 25 के एवरेज में मैं आया। जी जी। और मैं काफी फायदे में था, उसमें कोई नुकसान नहीं था। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब टमाटर की खेती मुझे और आगे बढ़ाना है। इसलिए पिछले साल कम एरिया था, इस साल में आप देख पा रहे हैं कि मैं अब अधिक एरिया लिया हूँ और ऐसा ही करता रहूंगा। अच्छा, एरिया की बात करें तो कितने एरिया में शुरुआती दौर में आपने टमाटर की खेती की थी? आधे एकड़ में मैंने किया था। आधे एकड़ में लागत की बात कर लें और मुनाफे की बात कर लें, ड्यूरेशन की बात कर लें, समय की, क्योंकि गन्ना एक लंबे समय का फसल है और उसमें श्रम बहुत अधिक लगता है और पेमेंट के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, और ये जो है नकदी फसल है। तो इन तीनों चीजों के लिहाज से कैसा रहा? देखिए, अगर हम कहें तो किसान के लिए हर दिन खर्चा है, उसके बच्चे की पढ़ाई है, दवाई है, कपड़े हैं, तो उसके लिए
किसान अगर गन्ना करता है तो वो दूसरे के हाथ में हो जाता है, विवश हो जाता है, चाहे घर उसके मरीज पड़ा हो, लेकिन वो पैसा नहीं पा सकता है। लेकिन ये नकदी फसलें ऐसी हैं कि हम हर दिन पैसा ले सकते हैं, मार्केट पहुंचा दिए, हमको पैसा मिल गया, तो ये हर किसानों के लिए ये अच्छा फसल है, क्योंकि उसको कहीं न्योता जाना है या पढ़ाई में देना है, दवाई में देना है, उसके लिए अच्छा है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन भी कम है। और गन्ने की एक समय ऐसा आता है कि उसके लिए मजदूर भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि सारे के गन्ने सबकी छिलाई होना पड़ता है एक ही समय में, और उस खेत से लोगों को मतलब एक फसल मिल पाती है साल में। हम साल में देखिए उसमें टमाटर लिए थे, इसके बाद आप देख पा रहे हैं तो मक्का देख रहे हैं, मक्का बहुत अच्छा लगा रहा है, और मक्का भी काफी अच्छे फायदेमंद हमको दिया। और इसके बाद 2 फसल हो गई, और गन्ने में मैं एक ही फसल लेता, तीसरी फसल भी ले लेंगे इससे। जी हाँ। तो ये मैं कहूँगा कि इसका मेरा अनुभव जो है कि केला भी मैं किया था, लेकिन केले भी 14 महीने 12 महीने का फसल है, इसलिए टमाटर पे मैं आया सब्जी में कि मुझे हर 3-4 महीने का रोटेशन है और मुझे पैसे की जरूरत रहती है, हमारा काम चलता रहता है। अच्छा, प्रॉफिट की भी बात कर लें, लागत की, आधा एकड़ में कितनी लागत आई और कितना प्रॉफिट रहा? लगभग मेरा 30,000 रुपया लागत आ गया था। और प्रॉफिट की बात करें तो कितना? प्रॉफिट मुझे 90,000 रुपया बचत आ गया था लागत काट के। कितने महीने में? अब ये जान लीजिए, मैं उसको 23 सितंबर को पौधरोपण किया था, और मार्च लास्ट में उसकी तोड़ाई करके उसको पलटाई कर दिया। अभी मंगला जी ने बहुत सारी टेक्निकल चीजें बता दी हैं, अब व्यवहारिक चीजों पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि अर्ध बढ़वार वाली फसलें हैं, ना बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना बहुत छोटी होंगी, और सीमित होंगी, मतलब 7 से 8 फीट लंबाई होती है, तो उनको पौध को सपोर्ट देने के लिए भी जरूरत पड़ती होगी, और बांस बल्ली की जरूरत पड़ती होगी, तो उस पर उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? बांस बल्ली कहाँ से लाते हैं? देखिए, बांस आपके सामने, आप कैमरामैन से मैं कहूँगा देख पा रहे हैं कि सब ये रखा हुआ है, इसकी तैयारी पहले से हो चुकी है। इधर पौधा रोपण होगा, उधर बल्ली गड़ने लगेगी, जैसे जैसे पौधा विकास करेगा वैसे वैसे एक एक पौधे को मैं तार लगा के फिर सुतली से बांधता रहता हूँ। जी जी। और ये जो है अपने पास है, बांस हमारे पास खुद है, वहां से मैं काट के लाया हूँ, अभी हमें खरीदने की जो कोई जरूरत नहीं पड़ी है, अपने पास का था। अच्छा, ये जैसे मैंने पौधों के लिए होल देख पा रहा हूँ, बांस की दूरी कैसे तय करते हैं? कितनी दूरी पर इसको गाड़ना होता है? बांस के लगभग 5-6 फीट पर मैं एक बांस को देता हूँ कि एक बांस से एक बांस के बीच में करीब 5-6 फीट रहे। अच्छा, बहुत जगह हमने टमाटर की खेती में सुतली का उपयोग देखा, बहुत जगह जो है आयरन का जो तार होता है उसका देखा है, तो आप कौन सी चीज का उपयोग करते हैं? नहीं, बांस जो साइड से साइड रहता है उसको जो ऐसे देता हूँ, वो तो तार रहता है, जीआई तार, लेकिन पौधे से जो तार तक ले जाते हैं वो सुतली रहता है, क्योंकि तार काट देगा उसको। जी जी जी। उसकी जो मोटाई बढ़ेगी तो वो उतना सपोर्ट करने में अच्छा नहीं होता है। अच्छा, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ी थी जब आपने पहली बार खेती की थी? क्योंकि पहला अनुभव था और आपको लगातार मार्गदर्शन मिल रहा था मंगला जी का, फिर भी हम चाहते हैं कि कौन कौन सी समस्या फेज आई और उससे निजात कैसे पाए? देखिए, उसको समय समय पर डेली हम लोग उस पे निरीक्षण करते रहते थे। अगर कोई मुझे रोग का 1-2 पौधा आया तो उसको भी हमने सही करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि उखाड़ के फेंक दीजिए इसको, हमने कहा नहीं, उखाड़ा नहीं जाएगा, देखा जाएगा, कहीं पूरे खेत को बर्बाद करेगा। लेकिन हम लोग ने जो भी दवा हमको मंगला भैया दिए, उससे दूसरे पौधे पर नहीं जाना पाया। वो भी 1-2 किलो पौधा, वो भी जो रोग ग्रसित पौधा था, वो भी 1-2 किलो का फलत दिया। संजीवता की साहू प्रजाति की बात बार बार हो रही थी, तो साहू का जो पहली बार आपने अनुभव लिया, क्योंकि हम किसी कंपनी का ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक किसान के तौर पर अगर अनुभव की बात करें तो दूसरी, क्योंकि मैंने बगल में भी देखा था कुछ किसान की थी, दूसरी किस्मों की अपेक्षा इसका रिस्पांस कैसा रहा? ये चमकदार होता है, इसका गूदा बहुत अच्छा होता है, छिलका मजबूत होता है। ये आप एक दिन तोड़िए, 1 हफ्ते के लिए अगर ले जाते हैं, आपके घर में अगर छोटा परिवार है, 2 टमाटर रोज लग रहा है, तो यदि आप 1 किलो ले गए या 2 किलो ले गए तो पूरे हफ्ते वो सड़ने घुलने दाग से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए उसका मांग ज्यादा है मार्केट में। रोपाई के दौरान मंगला जी ने बताया ह्यूमिक एसिड और उसके बाद फिर साफ का उपयोग किया गया। अब इसके बाद खाद उर्वरक तो मिट्टी में आप सीधे दे नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन के लिए? जैसे उसमें हम लोग 20-0 आता है, 13-45 आता है, 50-52 आता है, ये सब का घोल हम लोग इसके पौधे पे घोल करके, जैसे पानी के में घोल करके उसके पौधे पर सीधे में डाल देता हूँ। तनों में या पूरे पौधे पर छिड़काव करना? नहीं, तनों पे, तने में, जड़ में डालता हूँ। जड़ में, जी। तो ये तो हो गया मतलब पूरा आपका व्यवहारिक ज्ञान।
अगर किसी किसान को सजेस्ट करना हो कैश क्रॉप की तरफ, यानी नकदी खेती के तौर पर टमाटर की, चूंकि आप नकदी फसल के रूप में गन्ने को भी आपने आजमाया हुआ है, तो उस लिहाज से किसानों की दृष्टि से, जैसे उनको उनकी भी ज़रूरतें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम ज़रूरतें हैं, खाना कपड़ा मकान सब कुछ ज़रूरत है, लेकिन आपके ही जिम्मेदारी पर जो 3 चीज़ें बताई हैं कि स्वच्छ हवा, अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, अच्छी फसल लेंगे तो स्वच्छ हवा मिलेगी, पानी भी तभी मिलेगा जब अच्छा पर्यावरण होगा, और स्वस्थ भोजन के लिए जो टमाटर है, ये सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको जो सलाद के रूप में, सब्जियों के रूप में मिलती हैं, वो भी मिलेंगी। तो कैश क्रॉप के रूप में कितना इसको रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि आप नकदी फसल के लिए सब्जी में टमाटर है, सब्जी में बैगन है, सब्जी में शिमला मिर्च है, गोभी है, इसके तरफ आप लोग आइए। केवल किसान भाई डरते हैं मार्केटिंग के लिए। गन्ना क्या है कि गन्ना मिल वाला दे दिया पर्ची, वो लाद दिए, इसलिए उनको बड़ा आरामदायक किसान हो गए हैं। किसान थोड़ा मार्केट में निकलना सीखे, अपनी बात को रखना चाहे, अपने प्रोडक्ट बेचना चाहे, इसीलिए समस्या किसान इस तरफ नहीं झुकते हैं। यदि किसान जिस दिन सीख गया अपना प्रोडक्ट बेचना, उस दिन भैया गन्ने की तरफ नहीं जाएगा। हमने बड़े शहरों में, मेट्रोपोलिटन शहर जैसे लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, वहाँ के किसानों को मैंने देखा है कि विदेशी सब्जियाँ, गोभी की रंगीन सब्जियाँ किस्में, उसके अलावा तमाम विदेशी किस्में जो सलाद के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, वो आते हैं और अच्छा प्रॉफिट ले जाते हैं। जो शिमला मिर्च हरा वाला है, अगर 50 रुपए किलो बिक रहा है तो 100 रुपए किलो बिक रहा है। तो क्या इसके बारे में, इसकी खेती के बारे में आपका ध्यान कभी गया? जी, हमने गया और बीज मंगा भी लिए हैं। कलर्ड गोभी का और शिमला मिर्च का बीज आ गया, उसका जर्मिनेशन चेक किया जा रहा है। उसका जर्मिनेशन यदि अच्छा रहा तो उसको और अधिक मात्रा पे हम मंगा के, सामने मक्का देख रहे हैं, उसको पलट के उसके बगल में खेत खाली है, उसमें मैं करने के पूरा प्लान, यानी नवाचार की शुरुआत अब एकदम कर दिए हैं। देखा है मार्केट में, शहरों में, छोटे शहरों में रंगीन भिंडी आई थी और या चप्पन कद्दू आया था, तो लोग पहली बार देखते हैं तो उनको लगता है कि रोगग्रस्त है। पीला गोभी देख लिया, बैगनी गोभी देख लिया, किसान जो उपभोक्ता है उनके दिमाग में बस गोभी की सामान्य किस्म ही बैठी होती है। बैगनी पत्ता गोभी देख लिया, तो ये मेंटलिटी बदलने के लिए, लोगों का जो सोच बदलने के लिए मार्केट की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या मार्केट आप पहले से तलाश करके रखे हैं? नहीं, मार्केट सर हमारे पास से अयोध्या बहुत नजदीक है, जो कि यहाँ पूरी दुनिया से पर्यटक लोग आ रहे हैं। बढ़िया होटल बहुत खड़े हो गए हैं। मैंने गया वहाँ बात किया तो जितने विदेशी किस्म की जो भी सब्जियां हैं, सब विदेश से, हमारे देश से के कोने कोने, पूरी पृथ्वी पे, इस विश्व के कोने कोने से मेरे अयोध्या में दर्शन के लिए आते हैं। और मैं वहाँ बात कर लिया हूँ, हमारा सारा जो भी उत्पादन होगा सब खपत हो जाएगा यहाँ से। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले? होटल वाले, रेस्टोरेंट, होटल, सबसे मैंने बात किया, बड़े बड़े होटलों से, रेस्टोरेंटों से। तो पूरन चौधरी जी से मैं बात कर रहा था, और पूरन जी ने पिछले साल कैश क्रॉप के रूप में टमाटर की खेती की थी। इसके पहले वो बनाना यानी केले की खेती कर रहे थे, लेकिन केले से हट करके उन्होंने टमाटर में किस्मत आजमाया और उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा, प्रॉफिट भी अच्छा रहा। इस साल उन्होंने अधिक एरिया में खेती की है और उन्होंने बताया कि रंगीन किस्में जो हैं सब्जियों की या विदेशी किस्मों की खेती भी इस साल करने जा रहे हैं, क्योंकि नज़दीक में इनके अयोध्या धर्म की जो शहर है, धर्म का स्थल है, अयोध्या है, और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में होटल खुले हैं। होटलों में इसकी डिमांड बहुत अधिक है और डिमांड की अपेक्षा सप्लाई भी नहीं पा रही है, तो इसकी अपेक्षा इनको लाभ भी होगा। यानी आप भी पूरन चौधरी जैसे ही आप भी नवाचार करिए, नई चीजें सोचिए और नई तकनीकी का इस्तेमाल करिए। जोखिम उठाने के लिए तैयार रहिए। खेती में जब तक आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप लाभ की तरफ नहीं जाएंगे, और जोखिम उठाने की तैयारी अगर करते हैं तो जोखिम प्रबंधन भी आप सीख जाएंगे। किसी तरह का नुकसान की अगर संभावना होगी तो उससे बचाव का तरीका भी सीख जाएंगे। तो ऐसे ही किसानों के साथ मुलाकात करते रहेंगे, ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात कराते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा। नमस्कार।